हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बेसिक टॉपिक को लेके काफ़ी सारे डिफिकल्टीज शो करते हैं। सर हमें कई पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं, इनको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है। तो आज की क्लास सीरियसली इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर कि आपने पूरा साल इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और पेपर में क्या क्या आने वाला है। कई सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है। सर आई एग्री विद यू गाइस, सीरियसली मैं आपसे एग्री हूँ, बट व्हाइल टॉकिंग योर हिस्ट्री नो इट्स नॉट एट ऑल बोरिंग। अब आपने कहा इसको कैसे समझना है, समझने का तरीका क्या होगा, वो सारे पॉइंट जो आपको ऑन टिप होने चाहिए वो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग, नेशनलिज्म इन इंडिया। यार ये नेशनलिज्म होता क्या है? व्हाट डज मीन बाय दिस नेशनलिज्म? देशभक्ति, देश प्रेम को नेशनलिज्म कहेंगे। सर अब ये कॉन्सेप्ट कब जागा था उसको क्लियर करते हैं। ये कहानी शुरू हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। सर 1920s के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई क्या हुए, प्राइजेस राइज होने शुरू हुए। प्राइजेस राइज होने शुरू हुए तो सर ये पहला पॉइंट था। सर अभी प्राइजेस राइज क्यों होंगे? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सपेंस बहुत ज्यादा था वॉर के ऊपर। तो वो पैसे कवर करेंगे कैसे? जब प्राइजेस को बढ़ाएंगे लोगों से पैसे आएंगे। टैक्सेस जिसको आप बोलते थे सर, जमींदारों ने टैक्सेस जिसको लगान बोलते थे वो बढ़ा दी। तो ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रेशर किस पे है? सिटीजन ऑफ इंडिया पे। अभी कहानी यहां खत्म नहीं, अभी कहानी शुरू हुई थी। सर लोगों फोर्सफुली आर्मी में भरना शुरू कर दिया। सर आर्मी में जबरदस्ती लोगों को डालना शुरू कर दिया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को आर्मी मिल पाए लड़ने के लिए। तो एक रिवॉल्ट वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया पूरे इंडिया के अंदर, जहां बोलते हैं कि लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअली हो क्या रहा है। व्हाई वी आर फाइटिंग फॉर ब्रिटिश? सीरियस देयर इज नो नीड टू फाइट फॉर ब्रिटिश बिकॉज दे वर रूलिंग ऑन अस। एक आदमी जो आप पे पूरी तरह से अधिकार जमा के बैठा हुआ है, गुलाम बना के बैठा हुआ, आप उसके लिए क्यों लड़ोगे यार? लेकिन कहानी यहीं से शुरू हुई थी। ये पॉइंट था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सर डेफिनेटली ऑटोमन एम्पायर हार गया। वहां का जो हेड था, खलीफा कहते थे उसको, खलीफा। अब खलीफा के अगेंस्ट काफी ट्रीटी लगाई जाएंगी। अब बॉम्बे के अंदर यहां पे उस खलीफा की सपोर्ट के अंदर एक मूवमेंट शुरू की जिसको खलीफा मूवमेंट बदल के खिलाफत मूवमेंट दे दिया गया, जो हमारा सेकंड पार्ट है। खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने वाले दो ब्रदर्स थे जिनको अली ब्रदर्स बोलते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। आई रिपीट, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। गाइस मेक श्योर ये नाम आपके दिमाग में छप जाने चाहिए टिल 10th क्लास। बाद में नहीं रहे याद तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ आपने कहा मोहम्मद अली और खिलाफत अली दोनों ने एक मूवमेंट शुरू की और गांधी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी माना कि हम क्या करेंगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक ही फ्लैग के नीचे लाएंगे। तो गांधी ने एक मूवमेंट शुरू कर दिया, इसका नाम दे दिया खिलाफत मूवमेंट, अलॉन्ग विद शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो ये था खिलाफत मूवमेंट। आई होप सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट क्या था खिलाफत मूवमेंट का। अब बात बढ़ती है आगे नॉन कॉपरेशन की। इसी खिलाफत से आगे जाएंगे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा। सर नॉन कॉपरेशन सिंपल सा अपना नाम बता रहा है, असहयोग आंदोलन। आप लोग कॉपरेट नहीं करोगे। गांधी ने यहां बोला कि गवर्नमेंट सीरियसली तब रूल करते हैं जब हम उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हम उसको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट को कॉपरेट करना बंद करो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आपकी बात माननी पड़ेगी यार। दे डोंट हैव एनी अदर चांस। तो यहां से कहानी शुरू हुई द नेशनलिज्म इंडिया की, जो कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन। आई होप इन तीनों के शॉर्ट्स आपको समझ में आएंगे। बाकी इन सबके शॉर्ट्स आपको मिलेंगे ऑन दिस चैनल। तो हाँ, जो बच्चे पहली बार चैनल पे आओ इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं करना, ये तुम्हारा डिसीजन। आगे आते हैं नंबर 2, दैट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब यहां पे बताता हूं 1917 वाज अ पीरियड, 1720 वाला पीरियड आ गया, 1915 टू 17 वाला पीरियड जब गांधी की एंट्री हुई इंडिया में अफ्रीका से। वहां पे वो इनजस्टिस ऑफ रेसिज्म से लड़के आया था। उसका थॉट प्रोसेस ये कहता था कि जो सत्य की लड़ाई है, सत्य, द ट्रुथ, द फाइट फॉर ट्रुथ, उसको हम नॉन वायलेंस वे से लड़ेंगे, अहिंसा से लड़ेंगे। जब एक मास गैदरिंग होती है और वही पीसफुल मास गैदरिंग होती है तो एक अच्छा रिजल्ट देती है। ये थॉट प्रोसेस गांधी जी का था, मेरा ऐसा नहीं है, बात अलग है। लेकिन ये आइडिया सत्याग्रह था कि सत्य की लड़ाई में सब पीसफुली जाएंगे एंड दे गोइंग टू स्टैंड विद इट। तो भैया तुम लोग सत्य की लड़ाई लड़ो, पीसफुली जाओ, धरने दो, जो हमारे देश में भी होता रहता है, लेकिन पीसफुल नहीं होता, बात अलग है। तो ये सत्याग्रह की लड़ाई थी जो आपको पढ़ना है पेपर में। गांधी जी की वैल्यूज डालनी है, कहीं अपनी मत डाल देना यार। रॉलेट एक्ट, अब ये रॉलेट एक्ट क्या था यार? मतलब सर काफी सारी चीजें लगातार आती जा रही हैं।
वही पीरियड था, 1922 के आसपास का पीरियड था। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने एक रॉलेट एक्ट पास किया, रॉलेट एक्ट विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन मेंबर्स इन पार्लियामेंट। याद रख लेना, बड़े सारे वो घर के बेदी हैं जो उस वक्त भी थे। रॉलेट एक्ट पास हुआ था जहां पे इंडियन मेंबर जो थे उस वक्त के, उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, जिसमें किसी भी आदमी, किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन को रोका जा सकता था। उन लोगों को उठा के 2 साल जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। आई रिपीट, बिना किसी ट्रायल के उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। इसे कहा गया था रॉलेट एक्ट। अब आपने कहा सर ये तो हो गया रॉलेट एक्ट, अब भाई इसके अगेंस्ट गांधी जी ने क्या किया, फुल फ्लेज सत्याग्रह शुरू कर दिया। फुल फ्लेज, हर जगह भाई ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे इकट्ठा होना, यहाँ पे इकट्ठा होना है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी से बहुत 4 कदम आगे थी। उन्होंने क्या किया, मार्शल एक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? मार्शल एक्ट। गाइस नाउ रिमेंबर दिस, ये मार्शल एक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। मार्शल एक्ट क्या था? व्हाट इज मार्शल एक्ट? ये मार्शल एक्ट वही था जहां पे 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। वो इस बीच बैसाखी आई, जलियांवाला बाग, लोग बैसाखी बनाने के लिए वहां गए थे, और जनरल डायर की एंट्री होती है और चारों तरफ से घेर के वो उन लोगों को शूट कर देता है, जो एक बहुत बड़ा कहते हैं हत्याकांड था। ऑनेस्टली उस टाइम पर वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया था। तो ये था वो जनरल डायर वाला इंसिडेंट, जलियांवाला बाग के नाम से, जिसे आप सब जानते हैं आज भी। ये मार्शल एक्ट, ये देन थी रॉलेट एक्ट की। अब चलते हैं आगे, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसके बाद एक मूवमेंट आई जिसका नाम दिया गया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब कई सारे लोग हैं अलग अलग आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, जिनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, कहते हैं व्हाट डज मीन बाय दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, उनको समझना जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नॉन कॉपरेशन मतलब इस मूवमेंट को चलाया जाएगा जहां पूरी तरह से चीज को फॉलो किया जाएगा। देखो इसी स्टेज को यहां फॉलो किया जाएगा और मूवमेंट की फॉर्म दे दी गई। थ्रू आउट इंडिया इस मूवमेंट को चलाया जाएगा जिसका नाम दिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और कोई नहीं, गांधी ही देने वाला था इस मूवमेंट को। आगे आते हैं हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स विद इन द मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में ना कई लोग अलग अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे। हर आदमी अलग पर्पस से किसी मूवमेंट के साथ जुड़ता है। अगर मैं आपको बोलूँ आज आपने चैनल पे एक वीडियो देखी, आपने क्लिक किया, अरे यार सर चलो क्लिक करते हैं, क्लिक किया, ओपन हुई वीडियो, आपने कहा इसको देखते चलो पहले 2 मिनट देखते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आने शुरू हुए तो आपने कहा हाँ यार वी नीड टू कनेक्ट विद इट, हमें चीज़ समझ आ रही है। हर आदमी अपने मोटो से, अपने पर्पस से, अपने ऑब्जेक्टिव से उस मूवमेंट से जुड़ता है। सबका इंटरेस्ट होगा तब जुड़ेंगे ना यार, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप नहीं जुड़ोगे। तो यही मूवमेंट था। उस मूवमेंट में सबके अलग मूवमेंट थे। पहला मूवमेंट इन टाउन, शहरों में डेफिनेट लोगों को पता था कि हाँ यार चल ये मूवमेंट है, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, वी शुड ज्वाइन इट। लॉयर्स ने कोर्ट छोड़ दी, टीचर्स ने स्कूल छोड़ दिया, बाकी लोगों ने अपने अपने काम छोड़े और मूवमेंट के साथ अलाइन हो गए। लेकिन अगर आप बोलते सर कंट्री साइड में, उस फेसबुक इंस्टा नहीं था यार, सीरियसली नहीं था, कनेक्ट करना बहुत मुश्किल था, मतलब एक मैसेज भी 4 दिन बाद पहुंचता था। तो आप बोलते सर बहुत मुश्किल था कि उसका एकदम स्प्रेड होना। तो मूवमेंट इतना ग्रिप नहीं कर पाया जितना जल्दी होना चाहिए था। बट इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि आइए बताऊंगा, वो फॉलोअप करेंगे हम। तो ये तो मूवमेंट्स हो गए भाई, टाउन्स में अलग हुआ, कंट्री साइड अलग हो गया। अब स्वराज इन अवध आंध्र प्रदेश। ये अवध में क्या था? अवध में एक बंदा था जिसका नाम था बाबा रामचंद्र। आई रिपीट दिस, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, बाबा रामचंद्र क्या थे, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, कैसे क्लियर करता है, उसको डिफाइन कर रहा है। तो जो बाबा रामचंद्र थे ये इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि ना यार हमें इन लोगों के साथ रहना चाहिए, वी नीड टू गो विद दीज पीपल। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर थे, बाबा रामचंद्र सीरियसली बहुत पॉपुलर थे उस वक्त। अलॉन्ग विद, अगर मैं बात करता हूँ, आंध्र प्रदेश में भी एक मूवमेंट हुई जहाँ ट्राइबल पीपल थे, जिनको बोल दिया गया कि आप अपनी जो एरिया है वहां से लकड़ वकड़ ये चीज़ें नहीं ले सकते, चीज़ें हमेशा नहीं बदलती आपके हिसाब से। तो वहां एलुवरी सीतारामन राजू, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ही वाज द फॉलोअर ऑफ गांधी टू। तो उसने इस मूवमेंट को लेड किया। तो ये मूवमेंट्स हो गई स्वराज इन अवध एंड आंध्र प्रदेश। फिर आता है हमारे पास प्लांटेशन ऑफ आसाम। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
आसाम में प्लांटेशन में गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा था जिसको एक्ट का नाम दिया था, दैट इज इनलैंड इमिग्रेंट एक्ट। इसमें जो भी लेबर आती थी वापस अपने टाउन में नहीं जा सकती थी। सर ये क्यों नहीं हो सकता था? सीरियसली व्हाई दे नॉट अलाउड इट टू गो बैक टू देयर होम? क्योंकि एक्ट ऐसा था। उस एक्ट के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुई उसको हमने बोला प्लांटेशन ऑफ आसाम के नाम से जाना गया। तो ये सारे के सारे कनेक्ट हुए इस मूवमेंट के साथ विद देयर ऑन पर्पसेस। सब के सब किसी मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं क्योंकि उनको अपने मोटो होते हैं। तो यहां वो अपने मोटोज लेके वहां जुड़ गए। चलो यार आगे आते हैं। टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस इज अ कनेक्टेड वे ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कुछ अलग नहीं था, उसी से कनेक्ट था। आपने कहा सर यहां पे स्वराज पार्टी बनी, रीजन क्या था? सर यहाँ पे काफी सारे अलग चल रहे थे क्योंकि मुस्लिम लीग पूरी तरह से अलग थी, कांग्रेस पार्टी अलग चल रही थी, सबकी अलग आइडियोलॉजी थी। तो सबको एक लेके आए 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू, लाजपत राय, ठीक है, ये सब जुड़ के एक मूवमेंट दिखी जिसका नाम दिया स्वराज पार्टी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आई रिपीट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अलॉन्ग विद साइमन कमीशन, उस वक्त एक साइमन कमीशन भी बनी। सेम टाइम फेज में साइमन कमीशन बनी, जिस साइमन कमीशन का बेसिक रीजन ये था कि उसमें जितने भी एग्जीक्यूटिव थे उनमें कोई भी इंडियन नहीं था। मतलब दे आर गोइंग टू टेक डिसीजंस फॉर इंडिया बट इन दैट कमिटी देयर इज नो इंडियन वाज इन्वॉल्वड इन इट। तो कोई इंडियन नहीं तो कोई इंडिया के लिए डिसीजन कैसे लेंगे? तो उसको एक नाम देगा, गो बैक साइमन। ये आप लोगों के दिमाग में बड़े अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, साइमन कमीशन। फिर आया लाहौर सेशन। सर जैसे ना मुस्लिम लीग की बात की, बिल्कुल वो भी एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी थी यहाँ, जो मैंने मेंशन नहीं किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी थी, जिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कोई भी हैप्पी नहीं आया। 1929 के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें कोई भी मूवमेंट से उस प्रपोजल से हैप्पी नहीं था और वो बाहर निकले। तो ये कनेक्ट थी लाहौर सेशन से। जंप टू नेक्स्ट वन, सॉल्ट मार्च। अगेन सत्याग्रह। अब उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ 16 पॉइंट थे गांधी, जिनमें से एक पॉइंट सॉल्ट मार्च भी था कि अब सॉल्ट पे टैक्स नहीं लगा सकते। तो गांधी ने एक मूवमेंट शुरू किया जिस मूवमेंट को सत्याग्रह और सॉल्ट मार्च का नाम दिया गया, जिसके अंदर डांडी से शुरू की गई थी और यहाँ पे खुद वो सॉल्ट बनाने जा रहे थे। तो ये मूवमेंट बहुत पॉपुलर थी। फिर आते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द मूवमेंट। सर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कौन से थे? मुस्लिम्स, अनटचेबल्स, definite untouchables, and then women and other class। ये सारे के सारे, चाहे बिजनेस क्लास, इन सबके अलग मोटो थे, इन सबके अलग प्रिंसिपल्स थे। मुस्लिम्स वांट देयर ओन फ्रीडम, अनटचेबल्स वांट देयर प्लेस इन सोसाइटी, एंड दैट मूवमेंट वाज लेड बाय B.R. अम्बेडकर। अब कहीं ना कहीं ये जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट थी या जो हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, इसको वीक कर रहा था कि जब उंगलियां अलग अलग होंगी तो ताकतवर नहीं होंगी, उनको एक साथ लेके आना पड़ेगा। वो सब अलग अलग थे, मुस्लिम अलग थॉट प्रोसेस चल रहे थे, अनटचेबल अलग थे, कि उनको एक नहीं किया गया था अभी तक। तो उसके लिए गांधी ने यहां भी एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उसको काम किया, उस पर नाम दिया पूना पैक्ट, जिसमें गांधी ने B.R. अम्बेडकर के साथ असाइन किया और अनटचेबल को साथ में एक बैनर के नीचे लेके आए, जिसको नाम दिया पूना पैक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अलॉन्ग विद लिमिट्स ऑफ सिविल डिसऑबीडियंस, सबसे लिमिट्स भी था ना, हर आदमी एक साथ नहीं चल रहा था और सबकी अपनी टून, अपनी बैंड, सब बजा रहे हैं, अपने अपने गाने बजा रहे हैं, सबका अपना फ्लो चल रहा है। भाई एक कर लो ना यार। अगर आप कहते हो कोई भी चीज में सक्सेस चाहिए तो यू गाइस रियली नीड टू वर्क ऑल टुगेदर। क्लास में अगर सारे स्टूडेंट एक साथ हो जाए तो कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी अलग है, सबके कॉन्सेप्ट अलग है। वो कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है, उसको फॉलोअप किया गया है। आगे आते हैं हमारे पास, दैट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। सब के सब कनेक्ट हो गए, यस, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। हर आदमी एक दूसरे कनेक्ट होता, दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट, एंड देन वी हैव यूनाइटेड स्ट्रगल। स्ट्रगल सबका एक है, फॉलोड बाय इमेजेस ऑफ भारत माता। उस वक्त इमेजेस भारत माता बहुत पॉपुलर थी क्योंकि एक साथ यूनाइट करती थी, सबको एक साथ बांधती थी। देन द इंडियन फोकलोर्स, पुरानी कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां चलती आ रही हो, याद है बचपन में कहानी सुनती, लकड़ी अगर एक साथ हो तो टूटती नहीं है, दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरीज। द टाइगर फ्लैग एंड द लास्ट द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। सो दिस इज जस्ट अ
intro of what you guys going to complete in this particular chapter. I hope you guys clear the concept. Wish you all the best.